नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघना। आप मेरे साथ देखेंगे पुणे की दिन भर की सारी खबरें। पुणे की महत्वपूर्ण खबर, कंटेनमेंट जोन बदले लेकिन व्यवहार जैसे कि तैसे। नगर निगम ने शहर के प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के अलावा कोई भी लेन देन शुरू करने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को यह स्पष्ट हो गया कि क्षेत्र में दुकानें कम से कम कुछ दिनों के लिए बंद रहेगी। हालांकि 24 क्षेत्रों को पुराने प्रभावित क्षेत्र से बाहर रखा गया है और 31 नए क्षेत्रों को जोड़ा गया है। कुल 73 क्षेत्रों को छोड़कर नागरिकों के लिए प्रतिबंध है। इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग वाहनों को छोड़कर नहीं आ पाएंगे। मंगलवार रात तक कोरोना के रोगियों की संख्या दसियों हो गई है। पुराने प्रभावित क्षेत्रों से परे रोगी बढ़ रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ एक एहतियात उपाय के रूप में नए प्रभावित और सूक्ष्म प्रभावित क्षेत्रों को पेश किया गया है और क्षेत्र में लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बात को लेकर उत्सुकता थी कि क्या मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्र की कुछ दुकानें भी खोली जाएंगी। हालांकि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण बात, उन वाहनों की वैधता जिनके दस्तावेज 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गए हैं। अब उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय दयागुड़े ने सूचित किया है कि यह वैधता केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने मालवाहक वाहनों के परिवहन की अनुमति दी है। हालांकि लॉकडाउन अवधि के दौरान वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत दस्तावेजों की वैधता को नवीनीकृत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दस्तावेज जो 1 फरवरी 2020 से मान्य है, यानी ड्राइवर लाइसेंस, कोई भी वाहन लाइसेंस, वाहन पात्रता प्रमाण पत्र और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र 30 सितंबर 2020 तक मान्य किया जाएगा। पिंपरी में कोविड-19 देखभाल केंद्रों में वृद्धि। आयुक्त ने कोरोनरी केयर सेंटर की संख्या में वृद्धि की है। सीसी केंद्र जो शुरुआत में 4 स्थानों पर थे, अब 11 स्थानों पर शुरू किए गए हैं। इसके लिए बालेवाड़ी स्टेडियम के कॉलेजों और छात्रावासों को अपने नियंत्रण में लिया गया है। सकारात्मक व्यक्तियों के साथ उच्च जोखिम वाले संपर्क वाले व्यक्ति जिनको रिपोर्ट का इंतजार है, कोविड केयर सेंटर में समायोजित किए जाते हैं। सीसी केंद्र के लिए सहायक आयुक्त रैंक के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे सीसी सेंटर में भर्ती व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखें। आवश्यक सामग्री, सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट, दैनिक सफाई, दिन में 2 बार भोजन, नाश्ते की व्यवस्था करें। लड़कियों को बचाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। केंद्र सरकार ने देश की गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए सही पैसा पाने के उद्देश्य से 2015 के बाद इस योजना को शुरू किया है और संबंधित लड़की की शादी के लिए इस योजना के तहत भारत के किसी भी डाकघर में लड़की के नाम से एक खाता खोला जाना चाहिए। इस खाते पर प्रति माह जमा न्यूनतम 100 रुपए से किया जा सकता है। इसके मुताबिक हर साल इस खाते में न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा की जा सकते हैं। इस जमा पर ब्याज मौजूदा ब्याज पर दिया जाता है। इसका फायदा उठाने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 10 साल या उससे कम होनी चाहिए। खाता खोलने के बाद बचत की निश्चित राशि को हर महीने 14 साल के लिए खाते में जमा करना अनिवार्य है। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। 3 वर्षों के लिए बचत करने के बाद इस जमा पर नियमानुसार ऋण प्राप्त किया जा सकता है। लड़की के 18 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद यह खाता बंद किया जा सकता है। तब तक खाते में जमा की गई राशि का भुगतान ब्याज के साथ लड़की के माता पिता को दिया जाता है। उसी राशि का उपयोग बालिकाओं के विवाह के लिए किया जा सकता है। इस योजना के कार्यान्वयन केंद्र सरकार की भावना है। डाकघरों के अलावा यह योजना देश भर के 28 विभिन्न बैंकों में भी शुरू की गई है।
मार्केट यार्ड में 90 दिन के बाद फिर से देखा जाएगा फूलों का बाजार। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बाजार यार्ड में पहला फूल बाजार 19 मार्च से बंद हो गया था। सब्जी, फल, प्याज और आलू वर्गों के शुरू होने के बाद फूलों के बाजार को शुरू करने की मांग में बाधा आई और किसानों द्वारा इसे बनाया जा रहा था। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ बाजार समिति के प्रधान कार्यालय को अवरुद्ध कर दिया गया था और बाजार समिति प्रशासन की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में बाजार शुरू करने का निर्णय लिया गया। कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि के खिलाफ बाजार में भीड़ के बिना विभिन्न उपाय करके बाजार की शुरुआत की जाएगी। बुधवार को बाजार शुरू होने के साथ ही बाजार किसानों के फूलों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ केवल होलसेल की अनुमति होगी और रिटेल की अनुमति नहीं है। कोरेगांव पार्क में सैलून पर की गई कार्रवाई। क्राइम ब्रांच ने कोरेगांव पार्क क्षेत्र में स्पा और सैलून के मालिक और कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि कोरोनरी हृदय रोग के कारण स्पा और सैलून बंद थे। आरोपी दुकान के मालिक प्रियंका प्रभाकर राव मलाह और हेयर ड्रेसर जहांगीर दिल मोहम्मद आलम, उनके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 महाराष्ट्र कोविड-19 उपयोग की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस नायक मोहसिन शेख को सूचना मिली थी कि ट्रम्प सैलून और स्पा चुनिंदा ग्राहकों को दिया जा रहा है। इसके अनुसार पुलिस ने नकली ग्राहक भेजकर पुष्टि की, फिर उसने वहां छापा मारा। उस समय जहांगीर आलम एक ग्राहक को हेयर वॉश सर्विस दे रहे थे। इससे पहले पुणे में शुरू हुई फिर से बस सेवा। पुणे और पिंपरी चिंचवड नगरपालिका सीमा को छोड़कर सोमवार से पुणे जिले में कुछ प्रमुख मार्गों पर राज्य परिवहन बस सेवा शुरू की गई। यात्रियों के कम प्रतिक्रिया के कारण यह बस सेवा प्रयोगात्मक आधार पर अगले सप्ताह तक 50 बसों के माध्यम से जारी रहेगी। उसके बाद यात्रियों की प्रतिक्रिया के अनुसार बसों और मार्गों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम बस सेवा पिछले कुछ दिनों से उन क्षेत्रों में चल रही है जहां कोरोना वायरस रोगियों की संख्या कम है। बसों के जिलों चोरी की आरोपी को पुणे शहर पुलिस ने 8 महीने बाद किया गिरफ्तार। खड़की थाने के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो पिछले 8 महीनों से लूट के मामले में लापता था। पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ 5 मामले दर्ज है। वह एरवड़ा पुलिस स्टेशन में भी एक गंभीर मामले में भी लापता था। पकड़े गए आरोपी की पहचान खड़की बाजार के नजरे तवाड़ निवासी तरुण सुरेश पिल्लई के रूप में हुई है। 14 जून को सर्च अभियान के दौरान आरोपी की तलाश करते हुए हेड कांस्टेबल सोपान ठोकल और कांस्टेबल अनिरुद्ध सोनोने और संदीप गायकवाड़ को सूचना मिली कि पिल्लई अपने घर पर है, जिसके चलते एक टीम वहां गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पिल्लई को एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 18 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। राज्य में सिनेमा घरों में हो रही है एग्जिट की तैयारी। सिनेमा, जो मनोरंजन का एक विश्वसनीय साधन है, लॉकडाउन की चपेट में आ गया है। अनुमान है कि देश के कई सिनेमा घर लगभग 700 करोड़ रुपए के घाटे के कारण बंद होने की कगार पर है। केंद्र और राज्य सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कर रही है। वे सिनेमा शुरू करने के बारे में सोच भी नहीं रही है। साथ ही इस व्यवसाय में लोगों के साथ चर्चा करके कोई रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया गया है। नितिन दातार, प्रेसिडेंट सिनेमा ओनर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये कहा। सरकार सिनेमा घरों की बात क्यों नहीं कर रही है? बस का आवागमन फिर से शुरू हो गया। रेलवे द्वारा विचार किया जा रहा है, अगर लोग वहां जाते हैं तो उनके पास कोरोना नहीं होगा। क्या ऐसी स्थिति में जहां लोग केवल सिनेमा घरों में जाते हैं संक्रमित हो जाते हैं? इसीलिए सभी सिनेमा घरों को शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए। जितना अधिक समय लगेगा। टाटा स्काई और जियो के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम। जब कोरोना महामारी बढ़ रही थी, तब राज्य सरकार ने दूरदर्शन की मदद से ज्ञान की नदी को राज्य के सभी कोनों में फैलाने की तत्परता दिखाई थी। मांग प्रस्ताव केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी भेजा गया था, लेकिन लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
यही कारण है कि राज्य सरकार ने अब टाटा स्काई, जियो और अन्य निजी डायरेक्ट टू होम कंपनियों से संपर्क किया है, जो जल्द ही राज्य के बोर्ड पाठ्यक्रमों का प्रदर्शन करने के लिए उपलब्ध होंगे। शाम को शुरू हुआ संघर्ष रात भर भी जारी। भारत और चीन सीमा पर झड़प की पूरी कहानी। भारत और चीन के ब्रिगेड कमांडर रैंक की एक बैठक सोमवार सुबह हुई। इस दौरान भारतीय कमांडिंग अधिकारी ने चीनी कमांडर के साथ विचार विमर्श किया। चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए भारतीय सैनिकों की एक टीम सोमवार शाम को सीमा पर गई थी। इस समय बड़ी संख्या में चीनी सैनिक एकत्र हुए। उन्होंने अचानक भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। उन्होंने भारतीय सैनिकों को पत्थर और लोहे की छड़ों से पीटना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित हमले ने कुछ समय के लिए भारतीय सैनिकों के बीच भ्रम पैदा किया। हालांकि बाद में भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सरकार 25 जून तक जेईई मेन और नीट पर लेगी फैसला। कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण अब राज्यों की सहमति पर बोर्ड और प्रवेश परीक्षाएं निर्भर होगी। केंद्र सरकार 25 जून तक कोरोना के हालात और सभी राज्यों सरकार के सुझावों के आधार पर समीक्षा करेगी। इसी आधार पर जुलाई में बोर्ड परीक्षा, जेईई मेन और नीट प्रवेश परीक्षाएं करवाने पर अंतिम फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने हैं। जेईई मेन और नीट भी जुलाई में ही होगी। कई राज्यों और अभिभावकों को जुलाई में परीक्षा को लेकर आपत्ति है। उनका मानना है कि कोरोना के बढ़ते मामले के बीच लाखों छात्रों को परीक्षा केंद्र तक बुलाना सही नहीं है। सीमा पर क्या हो रहा है, इसके लिए नेहरू, इंदिरा और राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के बाद दोनों सेनाएं सोमवार रात को भिड़ गई। 20 भारतीय सैनिक मारे गए। इस घटना ने चीन को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैला दिया है। सीमा पर क्या हुआ, इस बारे में मोदी सरकार से पूछताछ की जा रही है। इस बीच संजय राउत ने सीमा पर घटना पर बात की कि उन्होंने कहा, हम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राहुल गांधी को नहीं पकड़ सकते। सोमवार रात को भारत चीन सैन्य वापसी प्रक्रिया शुरू होने के बाद चीन ने एक आक्रामक हमला किया और भारतीय सैनिकों पर हमला किया। एएनआई के अनुसार 20 भारतीय सैनिक मारे गए। इन मुठभेड़ों का बहुत महत्व है क्योंकि दोनों देश परमाणु सशस्त्र है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर गलवान के पास ओलावृष्टि हुई। इस घटना ने देश की राजनीति को गर्म कर दिया।